Good morning. So, liabilities. What do you mean by liabilities? Liabilities are financial obligations of the business. लिख लेना, financial obligation. Financial obligation of the business is called as liabilities of the business. It is an obligation. You are liable to repay. You are liable to pay back for the benefits that you have received. Obligations are liabilities and rights are assets. You say with rights comes the responsibilities. Barabar na? With rights comes the responsibilities. It's a very famous statement. With the rights means with the assets comes responsibilities means liabilities. अगर हमें उसको अकाउंटिंग टर्म में समझना है, एग्जाम्पल यू आर परचेस अ व्हीकल. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. यू हैव परचेस अ व्हीकल. ओके, व्हीकल की जगह मैं दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना. सपोज यू हैव टू परचेस द फ्लैट. ठीक है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं. ठीक है, यू हैव टू परचेस ए फ्लैट. Price of the flat is 100 lakhs. Everyone CR. 100 lakhs. You have to pay tax to the government, right? जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, फ्लैट, लैंड, तो यू हैव टू पे व्हाट? स्टैम्प ड्यूटी प्लस स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है. whenever you purchase any flat or land, to get it in your name you have to pay registration charges and stamp duty. I'm ignoring registration charges. Registration charges are 30,000. Registration charges are 30,000. ठीक है. रजिस्टर एक ऑफिस रहता है गवर्नमेंट का, राइट? वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं. आपको क्या करना होता है? वो प्रॉपर्टी पे आपका नाम लेना होता है. एक 7/12 उतारा बनता है. आई डोंट नो, बहुत लोगों को पता होगा. 7/12 एक्सट्रैक्ट. 7/12 एक्सट्रैक्ट, ये नाम सुना होगा. 7/12, 7/12 या 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, बराबर. सुना है ना कभी? तो सुना होगा 7/12 या नहीं सुना है? 7/12 कोरा है का मराठीत म्हणतात. मीन्स, राइट, उस पे लोन है या नहीं है. 7/12 एक्सट्रैक्ट असतो. ठीक है, उस पे जो सेलर है उसका नाम रहेगा 7/12 पे, तो उस पे हमारा नाम करवाना होता है, तो हम ओनर बन जाते हैं. जिस प्लॉट ऑफ लैंड पे, राइट, 7/12 जैसा असतो, राइट, अगर उस पे किसी का नाम है तो ही इज द ओनर. तो उस पे हमारा नाम डलवाना है, बिकॉज हमने वो परचेस की है, तो हमें रजिस्टर करना होता है, तो उसके 30,000 होते हैं. ठीक है. Registration charges are 30. These are standard charges. ठीक है, these are actual charges. Stamp duty in Maharashtra. Stamp duty is levied by, charged by the state governments and not the central government. ये समझ लेना.
स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इनकम है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड करता है, ठीक है। महाराष्ट्र में फॉर मुंबई एंड पुणे इट इज 5% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू। महाराष्ट्र में, ध्यान देना, फॉर मुंबई एंड पुणे if you have to purchase any land or flat in the Pune or Mumbai, you have to pay 5% stamp duty. 5% on agreement value. एग्रीमेंट वैल्यू में आपके फ्लैट की कॉस्ट आती है, अगर पार्किंग है तो पार्किंग की कॉस्ट आती है, सब चीजें, वो फैसिलिटीज वगैरह इंक्रीज करते हैं। तो वो जो प्राइस रहेगी उसका 5% आपको गवर्नमेंट को देना होता है स्टैम्प ड्यूटी के लिए, ठीक है। एंड अदर मतलब अदर देन मुंबई एंड महाराष्ट्र, अदर जगह पे इट इज 6%, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में पहले ही वैल्यूज आर वेरी हाई, लैंड एंड फ्लैट्स के वैल्यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे 5% रखा है, और बाकी जगह पे वैल्यूज आर मॉडरेट, इसलिए वहां पे 6% है। इसका मतलब अगर हमें फ्लैट परचेस करना है ऑफ ₹100 lakhs, ठीक है, सो वी हैव टू राइट पे द स्टैम्प ड्यूटी 5% ऑफ 100 lakhs, 5 lakhs आ जाएगा। ये देखो, ये किसको मिलने वाला है 100 lakhs? बिल्डर को। किसको मिलने वाला है? बिल्डर को। ये किसको मिलने वाला है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ये किसको मिलने वाला है? गवर्नमेंट को जाता। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वो उनका ही ऑफिस है ना। टैक्स भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, फ्लैट पे जीएसटी भी लगता है। इफ आप रेडी पोजीशन वाले फ्लैट्स लेते हो, रेडी पोजीशन मतलब क्या? कंप्लीटेड है, फ्लैट कंप्लीट है, खाली जाके परचेस करके वहां पे रहना है, उन फ्लैट्स पे जीएसटी नहीं लगता। दिस इज जनरल अवेयरनेस, ये दिस इज जनरल अवेयरनेस, ये पता होना चाहिए। And GST, when you purchase the flats, when you purchase the flat, a ready flat तो होता है उस पे जीएसटी नहीं। और आपने पढ़ा होगा बहुत जगह पे, आई डोंट नो कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है, कितना आप अच्छे से पढ़ते हो एडवर्टाइजिंग वगैरह, आपने ये पढ़ा है कि ऐसे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि आप हमारे इधर फ्लैट ले लो, नो जीएसटी। वो आपको डैश डैश बना रहे, आपको मामू बना रहे। जीएसटी वैसे भी उन पे लगने वाला नहीं, बिकॉज वो फ्लैट्स रेडी फ्लैट्स रहेंगे। अगर आपको कहाँ पे एडवर्टाइज दिखती है ऐसे, वो उस नंबर पे फोन करो, बोलने का फ्लैट रेडी है क्या, कहाँ उस पे काम चल रहा है, वो बोलेंगे रेडी है। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि रेडी फ्लैट्स पे जीएसटी लगता। वो क्या ऐड करते हैं, हाँ इस हम जो फ्लैट सेल कर रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं। लोगों को लगता है जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं, टैक्स नहीं पे करना है, वो परचेस करने जाते हैं। वैसे भी आपको बेवकूफ बना रहे, वो नहीं लिखा होता तो भी आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। रेडी फ्लैट्स पे, कंप्लीटेड फ्लैट्स पे जीएसटी नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कंस्ट्रक्शन फेजेस में है ना, जो काम चल रहा है, आपने आज बुक किया, 4 साल के बाद फ्लैट मिलेगा, क्योंकि उस पर काम होने वाला है, राइट। वो इन प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन फेज में, उस पर जीएसटी होता है। तो आई कैन शो यू सम एड्स, अगर है, आई नीड टू फाइंड ऑन गूगल, राइट। ऐसे ऐड मिलना मुश्किल है जैसे कि गूगल पे, लेकिन आप चौक पे वगैरह खड़े रहते हो ना, तो उधर दिखता है। लोगों को लगता है यार इस पे ये लोग जीएसटी नहीं लेते,
अरे वो जीएसटी नहीं लेते, उसका रीजन है कि ना उस पे जीएसटी लगता ही नहीं। लगता होगा तो क्यों नहीं लेंगे आपसे, जैसे हम आप लोगों से जीएसटी लेते हैं, बिकॉज हमारे सर्विस पे जीएसटी लगता है। अगर नहीं लगते जीएसटी तो क्यों लेते आप लोगों से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Big relief for the home buyers. No GST on ready to move in properties clarifies the government. ये रियलिटी है और लोग बनते हैं मामू। ठीक है, आगे तो हमें लगता है एडवर्टाइज यार क्या जबरदस्त है, ये बंदा जीएसटी ले रहा है, वो आप पे फेवर नहीं कर रहा है। वो फ्लैट पे जीएसटी लगता ही नहीं इसलिए वो नहीं ले रहा, अगर उस पे लगता तो वो आपसे लेता। सो एडवर्टाइज करने का तरीका देखो, लोग फंसते हैं उसमें। ठीक है, सो कितने में फ्लैट गिरा हमारा? 105,30,000। हमें बायर को पे करने हैं टोटल 1,05,30,000, 1,05,30,000। उसमें से बिल्डर के पास जाएगा 100 लाख, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा 5,30,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, ये जो हमें पे करना है, हमें क्या मिलेगा? फ्लैट मिलेगा। ये जो हमें पे करना है, मैंने जीएसटी एज्यूम नहीं किया है, आप जीएसटी भी ले सकते हो बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जीएसटी दोनों को जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एचजीएसटी। आपको उतना पता होगा, आपने सुना होगा पहले कभी। अब हमने क्या किया, हमारे सेविंग्स में से ओन कंट्रीब्यूशन यू हैव टू पे 20%, जनरली बैंक्स फाइनेंस 80%। अब क्या होगा, आपको कितना पे करना है टोटल? 1,05,30,000। मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ, इतना सिंपल नहीं है कैलकुलेशन, बट समझने के लिए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसको अलग कर दिया मैंने, एंड एग्रीमेंट वैल्यू। दिस इज 5,30,000 एंड एग्रीमेंट वैल्यू इज 100 लाख। अब दो चीजें होगी, एक गवर्नमेंट का अलग कर दिया और बिल्डर का अलग कर दिया। ये हमें ओन कंट्रीब्यूशन से देना होता है। वी आर ए बायर, हम सब जाके फ्लैट परचेस करें, ऐसे समझो हम सब जाके फ्लैट परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से 5,30,000 हमें हमारे जेब से देना होता है, इसके लिए लोन नहीं मिलता। नो लोन, कोई भी बैंक इसके लिए लोन देती नहीं। स्टैम्प ड्यूटी इज नेवर पेड बाय लोन, खुद के जेब से डालना होता है। एंड ये जो बाकी है ना, 100 लाख, इसमें से 20% ओन कंट्रीब्यूशन मिनिमम चाहिए। बैंक 100% कभी भी लोन नहीं देती। आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू 100 लाख है, वो बोलेंगे उसका 20% आप डालो, बाकी हम देंगे। मतलब बैंक कभी भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देती नहीं, लोन देती नहीं उस पे। तो 5,30,000 तो हमें देने ही देने खुद के जेब में से, तो आपके उतने पास होनी चाहिए आपके पास। एंड बियॉन्ड दैट 20% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू भी होनी चाहिए। देयर आर सम बैंक्स हु गिव 85% ऑफ लोन, 85% भी देते हैं, बट दैट इज वेरी लेस, जनरली नहीं देते वो। ठीक है, तो 20% ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब 20 लाख, एंड 80% फाइनेंस बाय बैंक लोन। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसे होता है। ठीक है, सो हमने कितने का लोन लिया? 80 लाख। हमने कितने का लोन लिया? 80 लाख का। ध्यान देना,
80 लाख का लोन लिया, तो हमें टोटल पे करने एज ए बायर, हमें क्या फर्क पड़ता है प्रोमोटर को, बिल्डर को कितना है, गवर्नमेंट को कितना है, हमारे लिए तो प्राइस कितनी है, हमें तो कितना पे करना है, 1,05,30,000, इसमें से 100 लाख 1 करोड़ बाय बिल्डर को मिलने वाला है, 5,30,000 गवर्नमेंट को मिलने वाला है। उसका पेमेंट कैसे होगा, इफ यू वांट टू गो थ्रू लोन, और लोन के थ्रू लोग परचेज, इतनी कैश कौन कैरी करेगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस खुद के जेब में से डालना होगा, इसके लिए लोन, बैंक लोन नहीं देगी। एंड 20% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू आपको आपके जेब से, मतलब यू इफ यू हैव टू परचेज द फ्लैट, तो आपको खुद होके कितना डालना होगा, और हम रेडी टू मूव नहीं ले रहे ना, हमें 25,30,000 खुद के जेब में से डालना है, एंड बाकी 80 लाख बैंक देगी इफ योर इनकम इज सुटेबल। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो बैंक 80 लाख क्यों देगी, लॉजिकल है। 80 लाख का लोन मिल सकता है प्रोवाइडेड यू हैव इनकम, अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो बैंक 80 लाख नहीं देगी। तो अगर अगर एग्जांपल हमें एक रेडी फ्लैट परचेस करना है तो ये सिचुएशन रहेगी। आज जाके हमने डिसाइड किया कि हमें रेडी फ्लैट परचेस करना है 100 लाख का, 5 लाख की स्टैंप ड्यूटी, 30% रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 1,05,30,000 पे करने हैं। रेडी फ्लैट है तो पैसे तो रेडी देने होंगे, आप उनको नहीं बोल सकते 3-4 साल के बाद देंगे, लोन करेंगे, नहीं। आपको रेडी फ्लैट है तो आपको इजीली मूव होना है, आप उस पर तब भी रहने जाओगे जब आप पूरा पे करोगे, बिल्डर को पूरा मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5,30,000 प्लस 25,30,000 हमने उसको दिया, और 80 लाख का लोन निकाला। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हम वहां पे जाके रह सकते हैं। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ यू गॉट ए प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी मिली, यू गॉट ए फ्लैट, इट्स योर असेट, एंड टू गेट दैट प्रॉपर्टी यू हैव बोरोड 80 लाख फ्रॉम द बैंक, ये आपका लोन हो गया, लोन। एंड सपोज एट द रेट ऑफ 7.5%, लोन एट द रेट ऑफ 7.5%, कितने का, 80 लाख का। ध्यान देना, सो ये आपको रिपे करना होगा विथ इंटरेस्ट, दिस इज योर लायबिलिटी नाउ। सो व्हेन, वही मैं बोल रहा हूं, व्हेन यू परचेज समथिंग एंड यू डोंट पे एंटायर अमाउंट, आपने एक्चुअली कितना पे किया खुद होके, 25,30,000। देखो बिल्डर को तो पैसा मिल गया, कैसे मिल गया बिल्डर को, ध्यान देना, बिल्डर एंड गवर्नमेंट, दिस इज बैंक, दिस इज वी। हमने गवर्नमेंट को 5,30,000 दिए और बिल्डर को 20 लाख दिए, और बैंक ने हमारे लिए बिल्डर को 80 लाख दिए, बिल्डर्स को उसका पैसा मिल गया, बिल्डर रिसीव्ड इज 100 लाख, गवर्नमेंट रिसीव्ड इज 5,30,000, और आगे से मुझे इनको रीपे करना होगा 80 लाख अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ 80 lakhs प्लस इंटरेस्ट। सो मुझे फ्लैट मिला, मुझे फ्लैट मिला, बिल्डर को उसके पैसे मिल गए, गवर्नमेंट को उसके पैसे मिल गए, वे शांत हो गए, बट बैंक को तो देना होगा ना 80 lakhs अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सो नाउ माय लायबिलिटी इज क्रिएटेड फॉर 80 lakhs, आगे से मुझे वो पे करना होगा। अब देखते हैं कितना पे करना होगा। सपोज गूगल पे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, सपोज देखो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, 10 चीजें पूछते बैठेंगे वो, सॉरी यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली, हमें कितने का लोन चाहिए, 80 lakhs, 80 lakhs का लोन चाहिए, टेन्योर कितना चाहिए, सपोज
20 ईयर्स का। ट्वेंटी ईयर्स। 30 क्यों ले रहा है भाई? अच्छा वो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। हमने 20 ईयर्स का लोन ले लिया, ठीक है। आगे एक सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% है, हम 7.50 पकड़ते हैं। आई डोंट नो, वो होगा, चेंज होता है बैंक टू बैंक। सो आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा देखो, योर मंथली ईएमआई विल बी, उसने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेटर है, 58,353। आपको कितने साल पे करना ले लो, कैलकुलेटर पे ध्यान देना, ठीक है। 58,353। यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, आई डाउट। ओके एक सेकंड, ठीक है। लेट मी शेयर माय एक्सेल। मैं आपको समझा रहा हूँ लाइबिलिटी की कंसेप्ट क्या होती है, ठीक है। हमने 80 लाख का लोन लिया है, बट हमें 80 लाख से ज्यादा पे करना होगा। क्यों? बिकॉज हमें इंटरेस्ट भी पे करना। कितना टोटल पे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना एवरीवन। ध्यान देना, योर मंथली ईएमआई इज, योर मंथली ईएमआई इज 58,353, 58,353 ईएमआई, ठीक है। कितने साल पे करने वाले हो? नंबर ऑफ ईयर्स, हमने 20 ईयर्स लिए। मंथ्स 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 240 months, therefore total amount paid बैंक को कितना रिपे करोगे एवरी मंथ? 58,358 मल्टीप्लाई बाय 240 months, कितना पे करोगे? 1,40,00,000। प्रिंसिपल कितना था? 80 लाख। 80 lakhs, राइट। सो इंटरेस्ट ओवरऑल आपने 20 साल में कितना पेड किया? ऑलमोस्ट डबल, एग्जैक्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट 60 lakhs का आपने इंटरेस्ट पेड किया। 60 lakhs का आपने इंटरेस्ट पेड किया। सो अब मैं यहां पे दिखा सकता हूं, ठीक है। 58,000, यस। लेट मी चेक इट। सॉरी यहाँ पे ना वो ईयर गलत लिया है, 20 ईयर्स होना चाहिए। एक सेकंड, देखो अब यहाँ पे देखो, ईयर्स मैंने 20 कर दिया, ये 20 ईयर्स है, ठीक है। ये क्लियरली दिखता नहीं यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। 20 होगा, 20 ईयर्स 64,447। नीचे आएगा 20 है क्या, कितना? हाँ 20 है, ठीक है। ईयर्स 20, तो ईएमआई कितना आने वाला है? वो 26 हुआ था, वो दिख नहीं रहा ठीक से। 64,447, 20 ईयर्स, तो टोटल कितना रिपे होने वाला है? 1,54,000, सॉरी 1,54,67,280। प्रिंसिपल 80 लाख का था, इंटरेस्ट इतना है। देखो यही आप उन्होंने दिया होगा, इंटरेस्ट अमाउंट 74,67,000, 74,67,280, थोड़ा राउंड ऑफ है। टोटल अमाउंट पेएबल 1,54,67,000,
और उसका उन्होंने यहाँ पे ईयरली ब्रेकअप भी दिया है, हाउ द लोन विल रिपेड। सो ध्यान देना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपका लोन लिया है आपने 80 lakhs का, यू हैव टू पे ओवर 20 years, इट इज योर लाइबिलिटी, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। आपने असेट ले ली, उसमें से थोड़ा पेड किया और बाकी पेएबल है, उसके लिए आपने लोन लिया। सो लोन फ्रॉम बैंक इज अ लाइबिलिटी, और आपको खाली लोन नहीं पे करना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का इन दिस एग्जांपल। ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये आया कैसे बताएगा आपको लोगों को, मैं आपको दिखाता हूं। दे द फॉर्मूला इन द एक्सेल। लेट मी शो यू। पीएमटी बोल के एक रहेगा, आई कैन शो यू। पीएमटी बोल के एक फॉर्मूला है, पीएमटी बोल के एक फॉर्मूला है एक्सेल में। रेट 7.50%। हम उसको रेट को कैसे लेते हैं, हम मंथली पे करने वाले हैं ना, मंथली पे होने वाला है मंथली। सो 7.50 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100। 7.50 पर ईयर ना, पर एनम, डिवाइड बाय 12 करोगे तो इट विल बी 6 पॉइंट, देखो क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, डिवाइड बाय 12 क्यों किया, बिकॉज एक्सेल में जैसे ईएमआई होंगे ना मंथली है ना, तो रेट भी मंथली डालना होता है। हमारा 7.50 पूरे साल का है, तो मंथली कितना होगा, डिवाइड बाय 12। एंड हमें उसको परसेंटेज में नहीं, हमें उसको फ्रैक्शन में डालना है, डिवाइड बाय 100 किया। ठीक है। एन एनपीआर इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन। हम 20 years मल्टीप्लाई बाय 12 months, 240 मंथ्स के लिए पेमेंट करने वाले। प्रेजेंट वैल्यू, लोन की वैल्यू कितनी, 80 lakhs डाल दिया। ठीक है। आगे, यू वांट टू कीप एनी बैलेंस, नो, हम मंथ के एंड से पेमेंट करने वाले हैं। आ गया 64,447। 64,447 इज द आंसर। एक्सेल ने डायरेक्ट ले दिया। देखो क्या है मेरा फॉर्मूला है ये। अब एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, यू आई विल टीच यू, धीरे धीरे वो भी चीजें आ जाएंगी। हमारा लोन है 80 lakhs का, हम मंथ के एंड में, जीरो मींस एंड ऑफ द पीरियड, हर मंथ के एंड में पे करने वाले ईएमआई। 80 lakhs का लोन है, 240 ईएमआई पे होने वाले हैं, और रेट है 7.5% पर एनम, डिवाइडेड बाय 12 किया तो पर मंथ मिला। क्यों पर मंथ लिया मैंने, बिकॉज मेरा पीरियड मंथ में, मेरा पीरियड मंथ में, तो मैंने रेट को भी पर मंथ में लिया। 7.5 डिवाइड बाय 12 ये पर मंथ मिलेगा, और उसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, इट इज परसेंटेज ना, तो डिवाइड बाय 100 किया। यू विल गेट द आंसर 64,447। सो योर ईएमआई इज 64। अब ध्यान देना, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 7.50% पर एनम। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल ना। एक सेकंड, उनके इतना हमारा भी आंसर आना चाहिए। जो उन्होंने दिया है क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या, हम गूगल पे ढूंढते हैं और खुद कभी दिमाग ही नहीं लगाते। वो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है। इंटरेस्ट, आगे लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, सो टोटल लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली, हम ईएमआई पे करने वाले हैं, ईएमआई पे करने वाले, देयरफॉर बैलेंस लोन पेमेंट। ध्यान देना, लोन कितने का था, या इसको हम थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ। हाँ ध्यान देना, दिस इज
number of EMI. First EMI, 1 + 1 सेकंड EMI. देखो मैंने क्या फॉर्मूला डाला, ऊपर का सेल +1, इसको कॉपी बोलता हूँ, नीचे 3 आ गया, 2 + 1 फॉर्मूला वो कंटिन्यू है, 2 + 1. अब यहाँ पे नीचे करूंगा तो 3 + 1 4. ऐसे हमें टोटल कितने चाहिए? ओके ठीक है, यहाँ था लोन कितने का था? 80 लाख का. देखो एक्सेल कितना जबरदस्त है. व्हाई यू मस्ट नो एक्सेल. एंड इन एकतम कैम्प वी डेफिनेटली फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट्स. ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ध्यान देना. सो 80 लाख उस पे इंटरेस्ट देना है. 80 लाख का लोन है, 7.50% हम मंथली कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 राइट. 80 लाख पे 7.50% फॉर 1 मंथ, इतना इंटरेस्ट रहेगा. टोटल लोन कितने का हो जाएगा? 80 लाख पर 50,000. ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है. लोन होगा 80 लाख 50,000. ईएमआई कितना है? इस ईएमआई को मुझे पॉजिटिव में लिखना होगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव में लिखना है. ईएमआई इज दिस 64,667. ये ईएमआई फिक्स है आपका, बराबर. देयरफॉर अब मुझे ये सेल हमेशा कांस्टेंट रखना है. जिस चीज कांस्टेंट रखनी होती है उसके सामने आगे पीछे डॉलर लिखते हैं, इसके आगे पीछे डॉलर लिखते हैं. तो आगे से मैं कभी भी इसको फॉर्मूले में यूज करूंगा, ये सेम रहेगा. मतलब ये D इज ए कॉलम एंड 3 इज ए रो. D3 विल रिमेन कांस्टेंट. मेरे फॉर्मूला में D3, मेरे कैलकुलेशन में D3 विल रिमेन कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा. सो बैलेंस कितना हो गया? इतना लोन बाकी होगा. एट द एंड अगर आपको ढूंढना है जो रिपेमेंट है उसमें से प्रिंसिपल कितना है, ईएमआई इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इन ईएमआई, इन ईएमआई. अच्छा, ईएमआई 64,447 का है एंड इंटरेस्ट 50,000 का है, राइट. इंटरेस्ट इन ईएमआई वो तो निकाला है हमने, 50,000. टोटल ईएमआई टैली होना चाहिए आपका, इन दोनों की टोटल. ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये बैलेंस बाकी लोन था, इतना यहां पे आ गया लोन अमाउंट, ओपनिंग लोन. फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में 80 लाख का लोन है, 50,000 इंटरेस्ट लगा, टोटल लोन हो गया 80 लाख 50,000. आपने 64,000 का ईएमआई पे किया, आपने 64,447 का ईएमआई पे किया. अब आपका लोन कितना बाकी है? 79 लाख 85,000. तो ये लोन बचा है, बराबर. अब इस पे 7.50% लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, बट डिवाइडेड फॉर 12. व्हाई? इट इज 1 मंथ ना, मंथली. देखो पहले से इंटरेस्ट कम आ गया, जैसे लोन रिपे होता जाएगा इंटरेस्ट कम होता जाएगा, बराबर ना. टोटल लोन कितने का हो गया? 17,85,000 प्लस दिस 80,35,000. देखो लोन भी कम होता गया, जैसे रिपेमेंट होगा तो लोन कम होगा. इतना तो सबको पता है यार, इतना कॉमन सेंस सबको है यहाँ पे, राइट. ये मैंने ईएमआई, देखो ये मैंने कॉपी किया फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है ना, इसलिए सेम रहा है. 64,000 ये मेरा ईएमआई है. सो 80,35,000 में से मैंने 64,000 पेड किया. अभी कितना बाकी है? 71. ये जो पेड किया है 64,447, इसमें से 49,910 इंटरेस्ट है. सो प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट कितना है? ये. सो दोनों की टोटल 64,440. सो ये जो सेकंड ईएमआई है उसमें से 14,538 क्या है आपका? प्रिंसिपल है, और इतना क्या इंटरेस्ट है. अब देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल्स सबको कॉपी किया. यहाँ पे एक्सेल में कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से चलता है. देखो अपने आप आ गया. यहाँ पे जो 79,71,000 क्लोजिंग बैलेंस था, थर्ड मंथ के बिगिनिंग में इतना आ गया. उस पे इंटरेस्ट लगा 49,819 पे, कम हो रहा है इंटरेस्ट. ये इतना टोटल लोन हो गया. फिर आप 64,000 रिपे करोगे तो इतना लोन बचेगा, इतना लोन बचेगा. ये नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा. आ गया.
थर्ड मंथ का क्लोजिंग फोर्थ मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 49,727 टोटल लोन हो जाएगा दोनों की टोटल। फिर हम इतना रिपे करने वाले 64,000, लोन बचेगा इतना। जो लोन पेड किया है आपने, जो आपने लोन पेड किया है, ईएमआई पेड किया 64,447, उसमें से 14,727 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल है 14,720। अब ध्यान देना, एवरीवन जैसे जैसे लोन रिपे होता है, जैसे जैसे लोन रिपे होता है, ठीक है, वैसे वैसे इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। देखो फर्स्ट इसमें 50,000, फिर 49,910, फिर 49,819, फिर 49,727, एंड जैसे जैसे लोन रिपे होगा ईएमआई में जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता जाएगा एंड प्रिंसिपल इंक्रीज होता है। देखो प्रिंसिपल 14,447, 14,538, 14,629, 14,720, गॉट इट। अब इसको मैं 240 तक एक्सटेंड करूंगा, अपने आप हर चीज आ जाएगी। नंबर ऑफ ईएमआई देखो, लास्ट ईएमआई लास्ट में बैलेंस बाकी था 64,047, इंटरेस्ट आ गया 400, इंटरेस्ट आ गया 400, उसको फ्रीज करता हूं तो आपको हेडिंग दिखेगी। देखो 248 ईएमआई 20 साल के बाद, बैलेंस लोन में बाकी होगा 64,047, इंटरेस्ट रहेगा 400, इंटरेस्ट रहेगा 400, टोटल लोन रहेगा 64,447। आपका एग्जैक्टली ईएमआई उतना है, लोन जीरो हो गया, हो गया लोन जीरो। तो आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पेड किया है, सम, सम मतलब टोटल, आपने टोटल इंटरेस्ट पेड किया 74,67,000, कितना 74,67,000। आपने प्रिंसिपल 80 लाख का रिपेमेंट होना चाहिए, 80 लाख का। देखो टोटल 80 लाख, क्या एक्सेल की मजा है। टोटल कितना पेड किया आपने, सॉरी इधर मुझे उसको आ गया, आपने टोटल कितना पेड किया 1,54,67,000, लोन हो गया जीरो। अब मैच करो आपके इसके साथ। मैंने ईएमआई एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन एक फॉर्मूला समझाया आप लोगों को, LWF, ध्यान देना, ईएमआई कैलकुलेशन के फॉर्मूला समझा आपको, एक्सेल में डायरेक्टली आता है ये, दिस इज स्किल, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। 64,447 ये मेरा ईएमआई था, देखो था 64,447, प्रिंसिपल कितना रिपे होने वाला है 80 लाख, है क्या मेरा 80 लाख, देखो है क्या 80 लाख, यस। इंटरेस्ट देखो वहां पे इंटरेस्ट कितना आने वाला है टोटल 74,67,339, 74,67,389, वहां पे 391 है, 2 रुपीज का मेरा डिफरेंस है, लेट इट बी, ठीक है। उसके बाद टोटल कितनी अमाउंट पेड हो गई 1,54,00,000 समथिंग। ओके रिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? रिया हाँ बोलो मैडम। रिया डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यस यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके हाँ बोलो मैडम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई डोंट नो, ओके लेट मी चेक, नो नो ओके। अच्छा आई विल, वही मैं समझा रहा हूँ, लोन और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है। लोन इटसेल्फ इज अ लाइबिलिटी, लोन इटसेल्फ इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, लोन इटसेल्फ इज अ लाइबिलिटी, हमें रीपे जो करना है, एंड इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज नॉट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, वही मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। लाइबिलिटी की वजह से इंटरेस्ट आया है, लोन की वजह से इंटरेस्ट आया है, ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका, होगा टैली। और उन्होंने, ठीक है, क्या किया होगा मैं दिखाता हूं, ध्यान देना, उनका नीचे देखो, ये आ गया आपका, ये उन्होंने जो टेबल किया है ना,
उससे भी डिटेल टेबल मैंने यहाँ पे बनाया, उससे भी बेटर टेबल, उससे भी बेटर टेबल। ऐसे करते हो। और हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके डालते हैं, गूगल हमें आंसर देता है, हमें नहीं पता कैसे करना है। दिस इज द वे वी कैन फाइंड इट आउट एवरीथिंग, एक्सेल इज देयर। ठीक है, सो पीएमटी फॉर्मूला यूज किया मैंने। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पीएमटी फॉर्मूला इन एक्सेल, पीएमटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें वही पूछा है कि रेट क्या है, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, लोन अमाउंट क्या है, और आप एंड में पे कर रहे हो वो पूछा, या बिगिनिंग में। लोन बिगिनिंग से रिपे नहीं होता, मंथ के एंड से रिपे होता है। ठीक है, आगे एंड उसका प्रूफ है आपके सामने, दिस इज द प्रूफ। 240 years, 240 months, that is 20 years। हो गया जीरो, यस, मैंने कुछ नहीं किया, एंड उनके साथ मेरा टैली भी हुआ है। सो अब ध्यान देना, I have to repay 80 lakhs over how many years? 20 years. So this is my liability. I purchased the asset. This is my liability. And liabilities की वजह से expenses बनते हैं। I am also, मैंने लोन लिया इसलिए मुझे 74 lakhs का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। This is expense. Liability generate expense. And this is my cash outflow. ये मेरा outflow होगा over a period of time. This will be my cash outflow. लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है। लोन इज अ लाइबिलिटी, 80 लाख लाइबिलिटी है। बट जैसे जैसे मैं पे करूंगा, ध्यान देना, मैं जैसे जैसे पे कर रहा हूं, दिस इज माय लाइबिलिटी। एवरी मंथ मैं पे कर रहा हूं, हैव द ऑब्जर्वेशन, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड एक दिन जब पूरा पेमेंट हो जाएगा, जीरो हो गई। एंड जितना इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। माय इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टोटल। सो दिस इज द थिंग। सो लिख लेना, ठीक है, यहां पे आ जाओ। तो ये मैं समझा रहा था टुडे फ्रॉम, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। 5% 6% महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2 days before has decided, right, to reduce this stamp duty, to reduce this stamp duty to 2% from 1st September 20 to 31st December 20। इस 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी 2% की। उसका रीजन ये दिया है कि अभी रियल इस्टेट सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में है, लॉकडाउन वगैरह सबकी वजह से कोई फ्लैट्स वगैरह इतने परचेस नहीं कर रहे, अभी सब प्रॉब्लम में। ठीक है, तो टू बूस्ट द सेक्टर, उस सेक्टर को राइट मोशन में लाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम की। बोलते हैं कि चलो, बिल्डर को बोलते हैं आप 100 लाख से ले लो, आप कस्टमर से आज की क्या सिचुएशन रहेगी, मतलब एक सितंबर से क्या रहेगा, 100 लाख तो बिल्डर को देने हमें, और गवर्नमेंट को खाली 2 लाख देना है। स्टैम्प ड्यूटी 2% हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 30,000 वो तो देने होंगे। तो हमारे लिए अब कितनी के फ्लैट बन गया, 1,02,30,000। सो कस्टमर के 3 लाख बच रहे हैं ना। पुणे में फ्लैट लोगे, मुंबई में फ्लैट में 3 लाख बचेंगे ना 100 लाख के पीछे, तो सोचेगा ना यार 3% बच रहा है, क्यों गवर्नमेंट ने किया है। तो इसकी वजह से फ्लैट्स की प्राइस कम हो गई कस्टमर के लिए। अब 1 करोड़ 5 लाख का नहीं है, 1 करोड़ 2 लाख का है, 3 लाख बच रहे, तो कस्टमर्स विल बाय मोर। तो जितना बाय करेंगे उतना रियल एस्टेट को फायदा होगा। सो रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर इज रियल सेक्टर। ठीक है, रियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर। तो अगर उसको चालना मिलती है तो इकोनॉमी विल कम राइट ऑन ए ट्रैक। टुडे फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमसे बांग्लादेश की इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बेटर सिंस लास्ट 2 years। नो वन विल टेल यू बांग्लादेश इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग इन एशिया की बेस्ट इकोनॉमी टुडे, ग्रोइंग इकोनॉमी इज बांग्लादेश, नॉट इंडिया। हमें लगता है इंडिया है, नो, इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी बैडली। डोंट गो ऑन न्यूज चैनल्स, आप व्हाट्सएप और न्यूज चैनल्स मत देखते जाओ, मैं बोलता हूं आपको, झूठ नहीं। गो एंड सर्च ऑन विकिपीडिया,
गूगल पे सर्च करो कि विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एशिया, इट्स ए बांग्लादेश। हम उसका फन बनाते हैं क्रिकेट की वजह से। देखो देयर आर कॉम्पिटिटर्स तो ऑब्वियसली, बट दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अस। क्रिकेट में भी दे आर डूइंग गुड। हम बोलते हैं वो टीम अच्छी नहीं, बट दे आर क्रिएटेड मिरेकल्स। सिमिलरली इन इकोनॉमिक टर्म्स दे आर आल्सो क्रिएटिंग मिरेकल्स। देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया, the fastest growing economies of the South Asia, going by World Bank's estimates, will be Bangladesh, growing at 7.2% in the 2020 and then 7.3% in 2021. India spinning at 5% for हम 5% पे वो 7.2% पे, right? Are you getting my point? ये Bangladesh has surpassed India as the fastest growing economy in 2019 only. This is reality. This is reality. ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जो दिखता है वैसे नहीं, एक्चुअली नॉलेज अलग है, जो आपको मिलता है वो अलग है। जो न्यूज चैनल बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह जो बोल रहे हैं, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई नो द इकोनॉमिक्स, आई नो द अकाउंट्स। मैं सोचता हूँ कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, राइट, लोगों को ट्रिलियन क्या होता है यही नहीं पता, इसलिए 5 ट्रिलियन बोल दो, लोगों को लगता है बहुत बढ़िया। टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, जिस रेट से हम जा रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल। 5% के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो 2025 में 2040 हो जाएगा, तभी भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं रहेंगे इफ वी आर ग्रोइंग एट ए 5%। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। गवर्नमेंट कोई भी हो, पहले कांग्रेस एंड टुडे बीजेपी, दे आर जस्ट मेकिंग जुमलास, एवरीवन, एंड वी एज अ सिटीजन, राइट, हमें फीड किया जाता है थ्रू मीडिया। कांग्रेस ने भी वही किया, बीजेपी भी वही करी, कोई अलग नहीं कर रहा है, सब सेम ही है फिर ऑन दैट फ्रंट। बीजेपी में मोदी कैन बी ए गुड लीडर बट नॉट सपोर्टेड बाय इफिशिएंट पीपल। टीम भी होनी चाहिए, अकेले बंदे से कोहली कितनी भी सेंचुरी मारे, टीम अगर अच्छी नहीं है तो मैच नहीं जीतेंगे। सिमिलरली अभी रिसेंटली सीतारमन रिलीज, वो लॉकडाउन में उन्होंने जो प्रपोजल दिया ना, वर्स्ट प्रपोजल, अगर मैं बोलने लगूंगा तो 2-3 घंटा आपका जाएगा। उसको दिमाग ही नहीं है, किसको भी लिख लाके, उनके पास टैलेंट ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। उनके पास कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन टैलेंट नहीं है। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। यू वोंट एग्री विथ मी, बट दैट इज अ रियलिटी, एंड रियलिटी इज लाइक हार्श टू एक्सेप्ट, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। उसने जो प्रपोजल या जिसको आप बोलते हो ना, क्या म्हणता तुम्ही त्याला, पैकेज अनाउंस किया, घटिया पैकेज था, किसको भी बेनिफिट नहीं था, उसको ही नहीं पता था वो क्या बोल रही है। इफ आई स्टार्ट मेकिंग द फन, राइट, देन राइट, अगर मैं एक एक चीज लूंगा आपको बहुत सारी चीजें समझेगी भी नहीं इस लेवल पे। मैंने फाउंडेशन के लेक्चर में 2 घंटे बोला था कि एक्चुअल में वो क्या है, कुछ नहीं मिल रहा है, टल्लू मिल रहा है लोगों के हाथ में। जिस एंगल से मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस एंगल से ये लेडी काम कर रही है, जमीन आसमान का, इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंस है। सो मैं बोल रहा हूं कि क्या कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया होता? डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली नहीं, ठीक है। सो आगे पप्पू तो नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जो आपको दिखाया जाता है ना, दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज नॉट द फैक्ट। टुडे वी आर कॉम्पिटिंग विद द चाइना, रियली गुड, बट इफ यू नो देयर पर कैपिटा इनकम इज 5 times देन द इंडिया, 5 times देन, मतलब इंडिया में पर कैपिटा एक बंदे की इनकम 10,000 है, उधर 50,000 है। दैट इज ऑल्सो हार्श रियलिटी दैट वी शुड एक्सेप्ट। वॉर, इंडिया गोइंग ऑन वॉर विद चाइना, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें रहेगा, ये भी समझ लेना। न्यूज चैनल दिखाते हम वॉर करेंगे, वॉर करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम सेटबैक हमें आएगा, ठीक है। सो आई एम श्योर इवन मोदी जी विल नेवर वांट द वॉर। ये मीडिया जो जो कुछ भी फेंकती है, सो जो आप देखते हो, जो पढ़ते हो, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस।
जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला जाता है तो व्हाट इज द रोड मैप? फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको 95% आएंगे, तो आप बोलते हो सर कैसे आएंगे, वो पूछते हो ना, सर कैसे लाएंगे 95%, तो पूछो ना, जब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो कैसे आएंगे, कैसे बनेगी? नो वन आस्क। एंड कौन बोलता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? मोदी जी नहीं बोलते, मोदी जी जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग। बोलने वाले ये अर्णव गोस्वामी या ये ऐसे फालतू लोग जिनको ट्रिलियन क्या है वो भी नहीं पता होगा, या बाबा रामदेव। एंड पप्पू को तो ट्रिलियन वर्ड का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, ये तो सबसे बुरी बात है। सो आगे, लेट इट बी, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट बी ए गुड ऑब्जर्वर, बी ए गुड सिटीजन। कोई भी आपको कुछ बोलता है ना, वेरीफाइड, डू वेरीफाइड डेफिनेटली, एंड डोंट बिलीव इन इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया में टेल यू एनीथिंग, नेवर बिलीव इन इंडियन मीडिया, नेवर एवर। डोंट वॉच एनडीटीवी, वो तो बकवास है, एंड ऑल्सो डोंट वॉच रिपब्लिक, वो तो उससे भी बकवास है। देन देयर आर सीएनबीसी न्यूज चैनल जो मार्केट के बारे में बोलता है, वो देखो अगर देखना ही है, सीएनबीसी, राइट, वो देखो, आपको एक्चुअली क्या होता है इकोनॉमी में वगैरह वो समझेगा। देन एंड डोंट वॉच सीरियल्स, लड़कियां सीरियल देखती होगी, नेवर एवर वॉच। आगे, सो यहाँ पे जो हमने लोन उठाया दैट इज आवर लाइबिलिटी, दैट इज आवर लाइबिलिटी, ठीक है, 80 lakhs। एंड उस लोन पे जो हमने इंटरेस्ट पेड किया दैट इज एन एक्सपेंस, दैट इज एन एक्सपेंस। सो लिख लेना, राइट, व्हाट आर द लाइबिलिटीज, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स लिखो। एंड नाउ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि जब बोला जाता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब हमारा ग्रोथ रेट क्या है। अगर इस ग्रोथ रेट से आज हम कितनी की इकोनॉमी है, अगर इस ग्रोथ रेट से हम ग्रो होते जाएंगे तो होगी क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिलेगा, ज्यादा भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। बिकॉज साइंस वाले बोलेंगे तो चलेगा, आर्ट्स वाले बोलेंगे तो चलेगा, बट कॉमर्स वालों ने सोच के बोलना चाहिए। जब आप जीडीपी की बात करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब आप पर कैपिटा इनकम, राइट, इंडिविजुअल्स इनकम की बात करते हो, जब आप टैक्सेस की बात करते हो, जब ये चीजें की बात करते हो, जब डिबेट करते हो, बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपने पहले वेरीफाई द फैक्ट्स एंड देन से। जब हम बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गो एंड चेक, देयर आर इंडाइसेस, गूगल पे जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट इंडाइसेस डालो, यू विल गेट द आंसर। जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन रेशियो वगैरह, ये सब हम सीखेंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है, तो उसमें सीखेंगे। सो इसलिए डोंट बिलीव, राइट, कि लोग बोल रहे हैं इसलिए वो सच है, नो, यू हैव द एबिलिटी, एंड आप रॉ मटेरियल, आप जितना एफर्ट डालोगे उतना सीखोगे। एंड अच्छे न्यूज, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐप होगा, डाउनलोड करो। मैं आपको, राइट, टाइम्स ऑफ इंडिया को गलती से हाथ नहीं लगाना। द इकोनॉमिक टाइम्स एक बार पढ़ो, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, 2-3 न्यूज़पेपर के ऐप आपके मोबाइल में होने चाहिए। द हिंदू, द हिंदू, दूसरा होगा इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये दो। एंड लाइक आप ये सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी, ये चार के सिवा एक भी न्यूज चैनल का ऐप आपके इसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरा इन शॉर्ट्स, इन शॉर्ट्स, द हिंदू वालों का इन शॉर्ट एक छोटा ऐप है, वो भी आप ले सकते हो, ये पढ़ते जाओ। एक है द हिंदू, द बेस्ट न्यूज़पेपर, इतना जबरदस्त न्यूज़पेपर है। एंड द हिंदू में एक अच्छी बात है, इट रीड्स आउट न्यूज फॉर यू, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आप ट्रैवल में हो, लगा लो, न्यूज पढ़ लेते हैं आपके लिए। एंड आई डू दैट। सेकंड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। You don't want to be a graduate or just a CA or just a CS or anything. You have to develop the skills. स्किल की वैल्यू है, याद रखना, डिग्री की नहीं, जो स्किल से जनरेट करेगा वो। थर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, देन राइट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इनके ऐप है, डाउनलोड करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करो, जितना समझता है उतना, नहीं तो गूगल पे सर्च करो, राइट। एंड आई विल बी टीचिंग दिस थिंग्स धीरे धीरे, एक न्यूज पकड़ के उसको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एन आवर एडिशनल एक्टिविटीज। एंड देन टाइम्स, राइट, ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स। न्यूज चैनल में सीएनबीसी,
बस, दूसरा एक भी मत निकालो. नेवर वॉच एनडीटीवी, रिपब्लिक टीवी. इफ यू आर वॉचिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. दे आर वेस्टिंग योर टाइम. दे आर अर्निंग मनी. नेवर वॉच. उससे चाहिए तो क्रिकेट देखो, चल जाएगा. ठीक है, ये आपके डेली लाइफ में होने चाहिए. एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, स्टार्ट रीडिंग इट. यू विल लर्न मेनी थिंग्स. ट्रस्ट मी, आई एम हियर टू टीच यू द स्किल्स. अकाउंट तो सिखाऊंगा सिखाऊंगा. आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीजें पढ़ो. डोंट रीड फिल्म फेयर. कोई नहीं मिलेगा. एंड सुशांत सिंह ने मर्डर किया या क्या किया, उससे आपको क्या लेना देना है. उसने नाम कमाया, सब किया उसने. आप अगर आपका मर्डर होता है या आप सुसाइड करते हो, आपके बाजू वाला भी नहीं पूछेगा. तो आपको वो लेवल तक जाना है और फिर खुद सुसाइड या मर्डर नहीं करना है. ठीक है. सो आगे जो अपने हाथ में वो करो. हमें आगे जाना है. राइट. आगे न्यूज चैनल वाले आगे जा रहे हैं कैसे, ये न्यूज दिखा के. बिकॉज दे नो देयर आर फूल्स. देयर आर फूल्स who will watch this and they will debate and they will increase their TRP. राइट. जिन्होंने मर्डर किया है, सपोज वो भी बड़े हो रहे हैं, न्यूज चैनल वाले भी बड़े हो रहे हैं, सब बड़े हो रहे हैं, और हम वैसे के वैसे. डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच नॉनसेंस थिंग्स. नॉनसेंस थिंग. सो लाइबिलिटीज एग्जांपल. लोन टेकन. If you're taken loan, you have to repay it. So loan taken is a liability. Another example. ठीक है. Loan taken from bank, etc. Friends. हमें repay करना होगा. Creditors. Creditors वगैरह. जो क्रेडिटर्स रहते हैं, क्रेडिटर्स हमें उनको पे करना पड़ता है. राइट. वी हैव टू पे टू आवर क्रेडिटर्स. सो हमने उनसे गुड्स परचेस किए और पे करना बाकी है. एनीथिंग पेएबल, एनीथिंग पेएबल इज लायबिलिटी. देन आगे लिखो. सैलरी पेएबल. किसी ने आपके पास काम किया है और आपको उसको सैलरी पे करनी बाकी है. रेंट पेएबल. wages payable. Bills payable. They are liabilities. They are liabilities. सिंपल वर्ड में बोलो. एनी रिसीवेबल इज असेट. एनी रिसीवेबल इज असेट. एनी पेएबल इज लायबिलिटी. मैंने किसी को लोन दिया. आई हैव गिवन लोन. सपोज, अब ध्यान देना, राम हैज गिवन लोन टू सीता. राम ने सीता को लोन दिया है. सो राम हैज गिवन लोन. राम हैज टू रिकवर इट अलोंग विथ इंटरेस्ट. राम के लिए लोन गिवन, लोन इज असेट, एंड सीता के लिए वही लोन इज लायबिलिटी. क्यों? बिकॉज शी हैज टू पे इट. किसी की एसेट किसी के लिए लायबिलिटी हो जाएगी. किसी की एसेट किसी के लिए लायबिलिटी हो जाएगी. सो राम हैज गिवन लोन. गिवन लोन. सीता को लोन दिया है, तो राम के लिए वो लोन he has to recover. receive, recover is asset. Payable, liability. तो सीता के लिए वही लोन क्या है? लायबिलिटी. इंटरेस्ट. राम ने लोन दिया, उसको इंटरेस्ट मिलेगा. उसके लिए इंटरेस्ट इज ए सोर्स ऑफ इनकम. गांव में आपने पता होगा, वो लोग लोन देते थे. अपने मराठी पुराने मूवीज देखे हुए, साहूकार लोन देते थे और फिर उनसे इंटरेस्ट लेते थे. मे बी एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे, ऐसे मूवीज में दिखाते थे, करते भी होंगे. ठीक है. सो आप लोन क्यों देते हो सामने वाले को? बिकॉज आपको इंटरेस्ट मिलेगा. इसलिए बैंक हमें क्यों लोन देती है? उनको इंटरेस्ट मिलता है, हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं. सो इनकम इज इनकम. जिसने लोन दिया ही इज अ लेंडर. राम को क्या बोला जाएगा? लेंडर. राम इज योर लेंडर इन दिस एग्जाम्पल.
and Sita is a borrower. लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक है. सो राम इज अ लेंडर, सीता इज अ बोरोवर. राम के लिए लोन गिवन, उसके लिए लोन गिवन है, लोन एडवांस्ड, एडवांस किया मैंने, उसको लोन दिया है, एसेट. सीता के लिए लोन टेकन इज अ लायबिलिटी. राम हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट, विल रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम सीता, उसके लिए वो इनकम है. एंड सीता के लिए इंटरेस्ट इज एक्सपेंस. ठीक है. सीता हैज टू पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राम विल रिकवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. सो हमेशा किसी की लायबिलिटी किसी के लिए क्या रहेगी, असेट रहेगी. डेटर्स. अब दूसरा एग्जांपल, राम हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता. गुड्स ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सीता. तो राम बन गया सेलर, सीता बन गई बायर. राम ने क्रेडिट पे सेल किया है, तो राम बन गया क्रेडिटर, सेलर बन गया क्रेडिटर, सीता बन गई उसकी डेटर, बायर बन गया डेटर. तो राम हैज टू रिकवर मनी, राम हैज टू रिकवर मनी फ्रॉम सीता. राम के लिए सीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज असेट. एंड सीता के लिए राम क्रेडिटर, क्रेडिटर के डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए डेटर, क्रेडिटर के लिए डेटर इज असेट, डेटर्स आर असेट. एंड डेटर के लिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है. सीता के लिए राम इज अ लायबिलिटी. ठीक है. ऐसे अनदर एग्जांपल में जो ऐसे फन बोल के देता हूं. सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है और हमेशा गर्लफ्रेंड आपसे खर्चे करवाती है, तो बच्चे बोलते हैं गर्लफ्रेंड इज आवर लायबिलिटी, हमें हमेशा पेमेंट करना पड़ता है. एंड गर्ल्स के लिए बॉयफ्रेंड्स आर असेट्स, दे ऑलवेज हेल्प देम टू जनरेट द रेवेन्यू. दिस इज रॉन्ग, बट ये फनी वे से एग्जांपल दे रहा हूं, पर्सनली मत लेना. क्या बोल रहा हूं कि गर्लफ्रेंड इज लाइक ए लायबिलिटी, यू हैव टू ऑलवेज पे उसका पेट्रोल के चार्जेस, उसका टेलीफोन का बिल, राइट, बाकी सब चीजें, मूवी जाना है तो उसका आप ही टिकट निकालोगे, कैंटीन में खाना खाओगे तो आप ही पे करोगे. सो इट इज, यू हैव टू ऑलवेज पे फॉर इट, सो इट इज अ लायबिलिटी. एंड उसके लिए आप लाइक एटीएम जैसे हो, असेट. दिस इज रॉन्ग, बट मैं एग्जांपल के लिए, तो आपको क्लिक होगा, ऐसे कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लिक होगा. आपको गुस्सा भी आता है तो भी क्लिक होगा, आप हंसते हो तो भी क्लिक होगा, दोनों तरीके से. ठीक है. क्योंकि मैं पर्टिकुलरली ऐसे बोल नहीं रहा हूं. ठीक है. इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल, इट कैन बी वाइस वर्सा, कि ऐसी गर्लफ्रेंड जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के लिए पेमेंट कर रही है, राइट, तो फॉर हर बॉयफ्रेंड इज अ लायबिलिटी एंड फॉर बॉयफ्रेंड शी इज अ असेट. सो हम बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी इज एन असेट ऑफ टीम इंडिया और टीम चेन्नई, मींस ही हेल्प्स देम टू जनरेट द रेवेन्यू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो असेट और लायबिलिटी मतलब वो डिपेंडेंट है, आपको हमेशा उसका पेमेंट करना पड़ता है. सो लायबिलिटी रिजल्ट्स इन एक्सपेंसेस, असेट्स रिजल्ट्स इन इनकम. असेट पे आपको क्या मिलती है, इनकम, और लायबिलिटी पे क्या करना होता है, एक्सपेंसेस. ठीक है. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. ठीक है. सपोज एक्स इज माय एम्प्लॉय एंड अप्रैल मई जून उसने काम किया है और उसकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, 60,000 मुझे उसको सैलरी पे करनी है. आई हैव नॉट एट पेड, उसने काम किया है बट पेमेंट नहीं हुआ है उसकी सैलरी का. तो 60,000 इज अ सैलरी पेएबल टू हिम, इट इज माय लायबिलिटी, मुझे उसको 60,000 देने हैं. समझ में आ रहा है? मेरे लिए लायबिलिटी, उसके लिए असेट. उसको मुझसे रिसीव करने हैं, तो बोलेगा उसकी असेट है, मैं बोलूंगा मेरी लायबिलिटी है. तो एक की असेट दूसरे की क्या होती है, लायबिलिटी होती है. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी. लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी के मैंने एग्जांपल्स में आता है लोन. लोन टेकन इज अ लायबिलिटी, लोन गिवन इज असेट. डेटर्स आर योर असेट्स, क्रेडिटर्स आर योर लाइफ. मेरे डेटर्स मेरे असेट है बिकॉज मुझे उनसे पैसे लेने हैं, मेरे क्रेडिटर्स मेरे लायबिलिटी बिकॉज मुझे उनको पैसे देने हैं. क्लियर है? एनी रिसीवेबल, कहां पे तो लिख लेना, एनी रिसीवेबल इज असेट, any receivable is asset, any payable is liability. Any receivable is asset, any payable is liability. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में
आई थिंक माई लेक्चर इज ऑन मंडे या ट्यूसडे, आई डोंट नीड टू चेक, ठीक है। माई लेक्चर शुड बी ऑन ट्यूसडे आई थिंक, अभी मैडम का लेक्चर रहेगा ना मंडे को। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन अकाउंटिंग, ठीक है। पढ़ लेना, देखो हमने बहुत सारे टर्म्स कवर किए हैं। ठीक है, और फिर अकाउंटिंग करते करते ये टर्म्स आ जाएंगे हमें, कंसेप्ट्स, ठीक है। ये कंसेप्ट से ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए स्मूथ है इनफ, सो ठीक है, थैंक यू।